गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम केमिस्ट्री का 6th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, और मैंने सिस्टम के टाइप्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस कितने टाइप्स की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है निकाय का समतापी और रुद्रोष्म परिवर्तन, रुद्रोष्म परिवर्तन और समतापी परिवर्तन, यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रोसेस को। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है समतापीय प्रक्रम, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? जब पूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन के साथ प्रत्येक पद में निकाय का ताप स्थिर रहता है तो इस प्रोसेस को समतापी प्रक्रम कहते हैं। मतलब क्या है इसका? समतापी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है समान ताप। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस के हर एक स्टेप में, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मल प्रोसेस कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर चेंज जो होता है हमारा, यानी कि टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, ये डेल टी होता है। डेल टी किसको दिखा रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर चेंज को, यानी कि क्या टेम्परेचर में चेंजेस हुए हैं। तो टेम्परेचर में चेंजेस इसमें क्या होता है? जीरो होता है। और टेम्परेचर चेंज जीरो हुआ तो इसकी क्या हो गई? जो हीट एक्सचेंज है वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी कि डेल यू भी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इस तरीके की प्रोसेस किस में होती है? गीजर जैसे कि आप सर्दियों में देखते होंगे, गीजर में हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। टेम्परेचर सेट करने के बाद क्या है, हम उसको ऑन करते हैं तो एक ही टेम्परेचर से वाटर को क्या करता है? हीट करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसी तरीके से प्रेस, यानी कि इस्त्री में भी हम यही करते हैं। उसमें क्या होता है? कुछ बटन लगे होते हैं जिसमें हम किसी भी कितना गर्म करना है हमें प्रेस को, उसको सेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब हम प्रेस को करते हैं तो वो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर स्थिर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आता है समआयतनी प्रक्रम, यानी कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक प्रोसेस में क्या होता है? सम आयतन, यानी कि आयतन का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो क्या होता है इसमें? जब प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन, यानी कि वॉल्यूम स्थिर रहता है तो ऐसे प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो वॉल्यूम चेंज होता है डेल वी, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसके बाद आता है समदाब्य प्रक्रम, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि इसमें क्या होता है? समदाब्य, यानी कि दाब क्या होता है हमारा? समान होता है। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस के दौरान निकाय का दाब स्थिर रहता है, यानी कि सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रक्रम को समदाब्य प्रक्रम कहते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है? हमारा डेल पी जीरो होता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इसके बाद आता है हमारा 4 टाइप की प्रोसेस होती है स्थिरोष्मा, या फिर ऊष्म, या फिर रुद्रोष्म प्रक्रिया, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? ऐसी प्रोसेस, ऐसे प्रक्रम जिसमें निकाय परिवेश को ना तो ऊष्मा देता है और ना ही ऊष्मा लेता है। यानी कि इस पूरे सिस्टम में क्या होता है कि परिवेश में ना तो ऊर्जा दी जाती है और ना परिवेश से ऊर्जा ली जाती है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे अर्थात क्या कह सकते हैं कि सिस्टम और परिवेश के बीच हीट का कोई विनिमय, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है? क्यों हमारा जीरो होता है। 5th टाइप की प्रोसेस होती है हमारी चक्रीय प्रक्रम, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? ऐसा प्रक्रम, ऐसी प्रोसेस जिसमें कई स्टेप, यानी कि पद के कार्यान्वयन के पश्चात, यानी कि पूरे स्टेप्स पूरे होने के पश्चात निकाय अपनी प्रारंभिक स्थिति, यानी कि इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? चक्रीय प्रक्रम, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। मतलब क्या है इसका?
देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट यहाँ से हमारी कोई भी सिस्टम ने वर्क करना स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे पहुंचा, देन इसके बाद इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे और वापस अपनी उन्हीं स्टार्टिंग पोजीशन पे यानी कि इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। तो इस तरीके की जो सिस्टम होते हैं, इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल यू हमारा 0 होता है और डेल एच भी हमारी क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद आता है हमारा कार्य यानी कि वर्क। वर्क किसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, किसी निकाय को ऊर्जा में परिवर्तन करना हो तो वह ऊष्मा के स्थान पर कार्य का भी उपयोग कर सकता है। यानी कि किसी भी सिस्टम को एनर्जी को चेंज करना हो तो वह ऊष्मा यानी कि हीट की जगह क्या करेगा, वो वर्क का यूज कर सकता है। अर्थात तीव्रता कारक यानी कि इंटरसिटी फैक्टर तथा क्षमता कारक यानी कि कैपेसिटी फैक्टर के गुणनफल को हम कार्य कह सकते हैं या कहते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारी तीव्रता कारक यानी कि हमारी इंटेंसिटी फैक्टर, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, कैपेसिटी फैक्टर यानी कि क्षमता कारक के साथ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है जो एसआई यूनिट है, और सीजीएस मात्रक इसका होता है अर्ग। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁷ अर्ग होते हैं। अब हम देख लेते हैं अलग अलग सिस्टम के वर्क भी अलग अलग होते हैं। जैसे यांत्रिक कार्य क्या होता है, F/L। यहाँ पे L क्या है, विस्थापन, या डी भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं। यानी कि जो यांत्रिक कार्य होता है, मैकेनिकल वर्क जो होता है, वो किसके बराबर होता है, फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे यहाँ से कोई वस्तु यहाँ गई फोर्स लगाने पे, तो ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये और ये वर्क क्या हो गया, यांत्रिक वर्क। इसके बाद होता है वैद्युत कार्य, यानी यहाँ क्या होता है, W/V। W क्या होता है, हमारा आवेश, चार्ज, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि आवेश और विभवांतर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कार्य कहते हैं। देन इसके बाद आता है गुरुत्वीय कार्य, ठीक है। ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है, ग्रेविटी वर्क। तो ग्रेविटी वर्क में क्या होता है, ये mgh यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट किया गया कार्य। तो जैसे हम कोई भी वस्तु है ऊपर उठाते हैं, जमीन से ऊपर लेके जाते हैं, तो एक तो वस्तु का वेट m, कोई भी भार होगा उस वस्तु का, और ऊपर से इसकी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहे हैं हम, तो g भी होगा, तो mg, और इसे कितनी हाइट तक हम ऊपर लेके जा रहे हैं, वो होता है h। तो इसका कार्य किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, mgh के। इसके बाद आता है आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, किसी निकाय की कार्य करने की कुल क्षमता। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की कार्य करने की कुल क्षमता, अर्थात उसकी कुल ऊर्जा, उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इसे हम E या U से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी सिस्टम के कार्य करने की क्षमता या फिर उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, ये उसकी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। जैसे किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था यानी कि स्टेट पर डिपेंड करती है, यानी कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी कि पदार्थ किस तरीके का है, उसका टेम्परेचर क्या है, और उसका दाब यानी कि उसका प्रेशर क्या है। तो इन चीज़ों पर उसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड होती है। इसके बाद क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न 3 कारणों से होता है। यानी कि इंटरनल एनर्जी को हम चेंज करें तो उनमें जो चेंज होता है वो 3 रीजन्स की वजह से होता है। सबसे पहला क्या होता है, जब निकाय ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, यानी कि जब कोई सिस्टम या तो एनर्जी को रिलीज करता है, इमिट करता है, या फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद सेकंड रीज़न होता है, जब निकाय पर कोई कार्य हो या निकाय द्वारा कोई कार्य किया गया हो। यानी कि या तो सिस्टम किसी चीज वर्क को कर रहा है या फिर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, इस चीज़ से उसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, जब निकाय में उपस्थित द्रव्य में वृद्धि या कमी की जाती है। यानी कि सिस्टम में जो भी मैटर लिया है हमने, जैसे सपोज हमने बीकर में कोई भी लिक्विड लिया है, कोई भी केमिकल लिया है, इसको कम करेंगे या फिर ज़्यादा करेंगे, इस चीज़ से उसकी इंटरनल एनर्जी इफेक्ट करती है।
तो यहाँ जैसे कि हमने क्या है, एक रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। कोई भी केमिकली रिएक्शन हो रही है तो यहाँ क्या है, ये रिएक्टेंट यानी कि हमारा क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक से रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है हमें, उत्पादक मिलता है, यानी कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, यानी कि यहाँ से एनर्जी यहाँ जो चेंज हुई है उसका डिफरेंस हम निकालें तो डेल ई, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, डेल ई अंतिम यानी कि क्या है ये फाइनल उसकी एनर्जी, और ई प्रारंभिक यानी कि इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी यानी कि पहले कितनी एनर्जी थी और रिएक्शन होने के बाद कितनी एनर्जी हुई, इन दोनों के डिफरेंस से हम उसकी एनर्जी एक्सचेंज को निकाल सकते हैं, यानी कि एनर्जी में क्या परिवर्तन हुआ उस चीज़ को निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेल ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ई निकाय की फाइनल स्टेट है, और क्या है, ई प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया इसका, निकाय की इनिशियल स्टेट यानी कि पहली स्थिति क्या थी। तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट फाइनल हमारी क्या है, अंतिम का मतलब फाइनल, तो प्रोडक्ट फाइनल एनर्जी क्या है हमारी, प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, और इनिशियल एनर्जी क्या मतलब क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। तो यहाँ क्या होगा, ई रिएक्टेंट। इस तरीके से हम एनर्जी डिफरेंस को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, देखो। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो ऊष्मागतिकी है उसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसके 3 नियम दिए गए हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट नियम को डिस्कस करेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी कि जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि ना तो हम एनर्जी को हम क्या है फिनिश कर सकते हैं और ना ही हम उसको बना सकते हैं। यद्यपि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, यानी कि एनर्जी को एक फेज से दूसरे फेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। सिर्फ ये क्या है, स्टेट को चेंज करती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मे बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब हम क्या है इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।